हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम आज कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है। सो इससे पहले मैंने दो चैप्टर्स का रिवीजन ऑलरेडी स्टार्ट करके ख़त्म कर दिया था। दैट इज़ आपका एक तो सर्कुलेटरी वाला पार्ट, ब्लड एंड सर्कुलेशन वाला पार्ट, एंड दूसरा ब्रीदिंग वाला पार्ट। तो ये दोनों चैप्टर ही जो है वो मैंने आपके कवर अप कर दिए हैं। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी है। अब हम इसी तरीके से इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे विद चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, सो इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, तभी मैंने यहाँ पर 3 स्लाइड जो है वो इंट्रोडक्शन की बनाई है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं, कई बार पूछी गई हैं। सो एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। सो जो आपके अमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है, ठीक है, अमोनिया हो गया आपका, ठीक है, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड कुछ वाटर एंड ऑल्सो आयंस, जैसे कि आपके सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट, सल्फेट। ये सारे क्या हैं? ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू ये हमारे रिलीज होते हैं बॉडी में, एंड एज अ वेस्ट ये एक्यूमुलेट होती हैं। तो हमारी बॉडी वेस्ट को नहीं रखना चाहती, वो एक्सक्रीट आउट करेगी। सो ऑफ कोर्स सी बात है, इनको एक्सक्रीशन के लिए हमारी बॉडी में एक अलग से सिस्टम है विच इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है। सो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कुछ अमाउंट में वाटर, आयंस, कुछ अमाउंट में आयंस, ठीक है, ज्यादातर आयंस नहीं होते हैं, कुछ अमाउंट में आयंस, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सारे हमारी बॉडी में जो है ये एक्यूमुलेट होंगे। तो अगर ये एक्सेस में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी इसको बाहर फेंक देती है। ठीक है, आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी और बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन। These substances have to be removed totally और partially, या तो पूरी तरीके से हटाना है हमारी बॉडी में या तो हल्का हटाना है, जैसे कि हम वाटर आयंस की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पार्शियली रिमूव्ड होंगे। वहीं पे अगर अपन अमोनिया, इवन यूरिया भी जो है वो आपकी बिल्कुल बहुत कम कंसेंट्रेशन में यूरिया भी प्रेजेंट होती है हमारा बॉडी में। ठीक है। सो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जो हैं ये आपके क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है और इनको हमारी बॉडी से रिमूव करना है। ठीक है, आइदर टोटली और पार्शियली। नाउ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि अमोनिया जो है, यूरिया जो है, यूरिक एसिड जो है, ये आपके बहुत ऐसे मेजर फॉर्म है नाइट्रोजनस वेस्ट के। ठीक है। नाउ अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। सबसे ज्यादा अगर कोई टॉक्सिक है तो वो है अमोनिया। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कोई टॉक्सिक है तो वो है अमोनिया। ठीक है। फॉर्म एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, वेयर एज यूरिक एसिड बीइंग लीस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव विद इन अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। ठीक है। सो अगर मैं रेंज की बात करूं तो सबसे ज्यादा अमोनिया, देन उसके बाद आपका यूरिया, देन सबसे लीस्ट आता है यूरिक एसिड। ठीक है। जो जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा, ठीक है, जो जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा उसको उतनी वाटर की जरूरत होगी फॉर देयर एलिमिनेशन। तो अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम बॉडी से वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। यूरिया एज कंपेयर टू अमोनिया थोड़ा कम वाटर की, एंड यूरिक एसिड को सबसे कम वाटर की जरूरत होगी। यूरिक एसिड आपको टेरेस्ट्रियल फॉर्म में देखने को मिलेगा एंड अमोनिया जो है वो आपको मरीन फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं उनमें देखने को मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रखना है कि अमोनोटेलिज्म आप किसे बोलते हो। सो अमोनोटेलिज्म होता है अमोनिया को एक्सक्रीट करने का मेथड को हम अमोनोटेलिज्म बोलते हैं।
जैसे कि मैंने बताया, जो भी आपके मरीन एनिमल्स हैं या पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, उनमें आपको ये अमोनोटेरिज्म देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अमोनिया को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। वो ऑलरेडी जो पानी में है उसको ऑब्वियस सी बात है, ऐसे याद रखो कि जो ऑलरेडी पानी में रहेगा उसको ज़्यादा वाटर मिलेगा, तो उसके अंदर ऑब्वियसली अमोनिया स्टोर्ड होगा एज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है? ये याद करने के लिए है। सो मैनी बोनी फिशेस पानी में, एक्वेटिक एम्फीबियंस पानी में एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स पानी में, ये सब के सब कैसे हैं? अमोनोटेलिक नेचर के हैं। फिशेस, एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट्स वो जो कहाँ रहते हैं? पानी में। ठीक है, फिशेस तो ऑब्वियसली बात है पानी में ही रहेंगी। Ammonia, as it is readily soluble, is generally excreted by a diffusion across the body surface through gill surface in fishes as ammonium ion. अमोनियम आयन मतलब NH4 प्लस। ठीक है, अमोनियम आयन। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किडनी का कोई रोल है अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने में? तो कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि अमोनियम आयन जो है वो बहुत अच्छा सॉल्युबल होता है पानी के साथ, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन से ही इसका एक्सक्रीशन हो जाता है। ठीक है, नाउ second point, terrestrial adaptation necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid। जैसे कि मैंने बताया, यूरिया और यूरिक एसिड जो है ये अमोनिया के कंपैरिजन में सबसे कम टॉक्सिक है। इनको सबसे कम पानी की जरूरत पड़ेगी। अब जो मैमल्स या फिर जो एनिमल्स टेरेस्ट्रियल एरिया में रहते हैं उनको एज कंपेयर टू द मरीन एनिमल्स और एक्वेटिक एनिमल्स पानी की कम नेसेसिटी होती है, ठीक है? उनके पास पानी कम होता है, ऐसा समझिए, उनके पास पानी कम होता है। इस वजह से वो यूरिया और यूरिक एसिड सिक्रीट आउट करते हैं। अगर अमोनिया वो सिक्रीट आउट कर रहे होते तो वो ज़्यादा ऐसे एरिया में रहते जहाँ पे ज़्यादा पानी हो, ठीक है? तो इस तरीके से रिलेट करके पढ़ोगे तो आसानी से याद होगा। Conservation of the water. Mammal, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea are also called uricotelic animal. सो सारे मैमल्स, ठीक है, बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ठीक है, और कुछ मैराइन फिशेस, सम मैराइन फिशेस, ठीक है, ये क्या सेक्रेट करेंगी? यूरियोटेलिक एनिमल। यूरिको नहीं, यूरियोटेलिक एनिमल मतलब ये यूरिया सिक्रेट करेंगी। क्या? यूरिया सिक्रेट करेंगी। यूरिकोटेलिक कौन होते हैं? जो यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं। अमोनोटेलिक कौन होते हैं? जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। और यूरियोटेलिक वो होते हैं जो यूरिया सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ammonia produced by a metabolism is converted into the urea in the liver of these animal and released into the blood which is filtered and excreted out by the kidney। क्या होगा? अमोनिया किस में कन्वर्ट होगा? यूरिया में। कहाँ पर? लिवर में। और यही यूरिया जो है वो किडनी के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट होगा। तो हम क्या हैं? हम यूरियोटेलिक हैं, हम यूरिया सिक्रीट करते हैं। ठीक है, वी ह्यूमन सिक्रीट यूरिया बिकॉज वी आर mammals। Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain the desired osmolarity। अब जब अपन यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूरिन फॉर्म होती है आगे वाले लेक्चर में, तब अपन पढ़ेंगे कि यहाँ पर आप देखोगे किडनी में, हमारी किडनी का जो मैट्रिक्स होगा ना, वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट होता है ताकि हम ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सके। ठीक है, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये जो रेप्टाइल्स है, ये बर्ड्स और लैंड स्नेल्स है, ये बहुत कम पानी पीते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या सिक्रीट करेंगे? यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड को सबसे कम पानी की ज़रूरत होती है फॉर देयर एक्सक्रीशन, इसलिए ये जो एनिमल्स हैं वो यूरिक एसिड सिक्रीट करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे, सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट विद इन अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड हेंस कॉल्ड यूरिकोटेलिक एनिमल। एज आई हैव सेड, अमोनोटेलिक उनको बोलेंगे जो अमोनिया सिक्रीट करेंगे, यूरियोटेलिक उन्हें बोलेंगे जो यूरिया सिक्रीट करेंगे, एंड टेलिक उन्हें बोलेंगे जो यूरिक एसिड सिक्रीट करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे। ठीक है, आई होप ये वाली स्लाइड जो है क्लियर हो गई होगी। एंड जो भी मैंने स्टार मार्क करे हैं और सर्कल करे हैं, उनको एक बार आप ध्यान से अपने बुक में मार्क कर लेना।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब, a survey of an animal kingdom presents a variety of excretory structure in most of the invertebrates. These structures are simple tubular form. एक हमारा होता है सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, कहाँ पर? इनवर्टिब्रेट्स में। वहीं पे अगर अपन वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनके पास कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन होता है, जैसे कि हमारे पास है किडनी। ठीक है, सो वर्टिब्रेट्स के पास होता है कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन, वहीं पे इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनके पास होता है सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म। सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हेयर। कौन कौन से? एक तो आपके हो गए क्या, प्रोटोनेफ्रीडिया, या फिर उन्हें फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? प्लेटी हेलेमेंथिस, ठीक है, रोटिफर्स और कुछ एनालिड्स में देखने को मिलता है। जब अपन एनिमल किंगडम रिवाइज करेंगे इसी तरीके से लाइन बाय लाइन, तब आपको मैं वहां पे बताऊंगी कि आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज जो हैं वो उनके पास कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, प्लस और भी दूसरे दूसरे जो आपके फाइला आएंगे उनमें किस तरीके के एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है, क्या उनके फीचर्स होते हैं, वो भी अपन डिटेल में इसी तरीके से एनसीईआरटी से रिवाइज करेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है, उसमें आपके एग्जाम्पल आ गए फ्लेटबॉम, प्लेनेरिया, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। रोटिफर्स और कुछ एनालिड्स में क्या प्रेजेंट होगा? प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स। एंड द सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा में भी प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, दैट इज योर एम्फियोक्सिस। ठीक है, एम्फियोक्सिस में, रोटिफर्स में, एनालिड्स में, ठीक है, और प्लेटीहेल्मिन्थीज में, ये तीनों में आपके, चारों में आपके प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्राइमरली कंसर्न विद द आयोनिक एंड द फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। प्रोटोनेफ्रीडिया बेसिकली क्या करता है? ये आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन को रेगुलेट करता है, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन करवाता है। क्या करवाता है? ऑस्मो रेगुलेशन करवाता है। प्रोटोनेफ्रीडिया का काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन करवाना, प्लस एक्सक्रीशन का भी काम करता है। नेफ्रीडिया आर द ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। प्रोटोनेफ्रीडिया के बाद आता है आपका नेफ्रीडिया। ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया आपको पहले वाले एनिमल्स में मिलेंगे, मतलब जो इनिशियल स्टेजेस में जब हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो बनना चालू हुआ था, तब आपको प्रोटोनेफ्रीडिया देखने को मिलेगा उन एनिमल्स में, लाइक इनवर्टिब्रेट्स में। ठीक है, नेफ्रीडिया उसके बाद एडवांस फॉर्म है प्रोटोनेफ्रीडिया से, आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थवर्म एंड अदर एनालिड्स। ठीक है, अर्थवर्म में देखने को मिलता है नेफ्रीडिया, एंड एनालिड्स में देखने को मिलता है। Nephridia help to remove nitrogenous waste and maintain a fluid ionic balance। इसका भी वही काम है, ये आयनिक बैलेंस तो मेंटेन करेगा ही, साथ में ये नाइट्रोजनस वेस्ट को भी रिमूव करेगा और फ्लूइड को भी मेंटेन करेगा। तीन चीजें, नाइट्रोजनस वेस्ट, मेंटेन्स द फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। कौन? आपका नेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया की भी तीन चीजें हो गई, एक तो एक्सक्रीशन, दूसरा आयनिक बैलेंस, प्लस फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, अब आते हैं मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ये कहाँ पे? ये भी आपका ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कॉकरोचेस में, बेसिकली इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ? इंसेक्ट्स में। क्या? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल आपको एक्सक्रीशन प्रोडक्ट जो हमारा निकालता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हमारा निकालता है, वो कहाँ देखने को मिलेगा? इंसेक्ट्स या कॉकरोचेस में देखने को मिलेगा। Malphizian tubules help in the removal of nitrogenous waste and osmoregulation। सबका वही एक मिला जुला काम है कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेगा और ऑस्मोरेगुलेशन करेगा। एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स, माइंड इट, ये वाली जो लाइन है ये इंट्रोडक्शन में रहने की वजह से स्किप हो जाती है, अदरवाइज ये पूछी जाती है। एंटीनल ग्लैंड या फिर उसी को हम ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं, परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन द क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। तो प्रॉन्स में आपके एंटीनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपके एक्सक्रीटरी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं इन द क्रस्टेशियंस, जैसे कि प्रॉन। ठीक, तो ये चीज आपको यहाँ याद रखनी है कि हमारे इनवर्टेब्रेट्स में सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म प्रेजेंट होता है, जिसे हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं, या फिर इसे फ्लेम सेल भी कह सकते हैं। ये प्लेटीहेल्मिन्थीज, रोटिफर्स, एनालिड्स
प्लस कुछ आपके जो सिफेलोकॉर्डेट्स है जैसे कि एम्फिऑक्सिस उसमें प्रेजेंट होता है। इसका सिंपल काम होता है आयन बैलेंस करना, फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करना, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन करना। देन सेकंड आता है आपका क्या, नेफ्रीडिया। ये भी आपका ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। ये आपको अर्थवर्म और दूसरे एनालिड्स में देखने को मिल जाता है, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के साथ साथ फ्लूइड को भी मेंटेन करता है, आयनिक बैलेंस करता है, इनडायरेक्टली ऑस्मो रेगुलेशन करता है। इसी तरीके से हमारा एक और ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मैल्फिजन ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये आपको इंसेक्ट में देखने को मिलेगा, इवन कॉकरोचेस में भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है। नाउ मेल्फिजियन ट्यूब्यूल जो होता है, इसका काम क्या होता है, वही जो बाकी किडनी कर रही है, दैट इज आपका नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना। देन एक और चीज आती है, दैट इज योर एंटीनल ग्लैंड, या फिर इसको हम ग्रीन ग्लैंड भी कह सकते हैं। ये आपके वही काम करेगा, बट ये सिर्फ और सिर्फ किसमें काम करता है, आपके प्रॉन्स या फिर क्रस्टेशियंस में बोलूं तो क्रस्टेशियंस में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। नाउ आगे बढ़े अगर अपन, तो अब हमारा पार्ट आता है मेन, दैट इज अदर देन इंट्रोडक्शन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि हमको डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है। सो बेसिकली यहाँ पर हम सिर्फ आज के सेक्शन में किडनी के बारे में पढ़ेंगे एंड हमारे एक्सक्रीटरी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से एक्सक्रीटरी पार्ट है। अगेन इस पर्टिकुलर वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ से ही आपका मेन टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ की एक एक लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करती हूँ, तो इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ अ किडनी। ठीक है। हमारे पास एक पेयर होती है किडनी की, एक ये। ठीक है। वन पेयर ऑफ यूरेटर, वन पेयर ऑफ यूरेटर। ठीक है। अ यूरिनरी ब्लैडर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, एंड अ यूरेथ्रा, और हमारा यूरेथ्रा भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। किडनीज आर रेडिश ब्राउन bean shaped structure situated between the level of last thoracic and third lumbar vertebra। ये बहुत important है कि जो आपकी लास्ट thoracic और थर्ड लंबर वर्टिब्रा है, उधर आपकी ये जो किडनी है ये प्रेजेंट होती है। ठीक है। जैसे कि हमने लंग्स के बारे में पढ़ा था कि वो किस पर्टिकुलर फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे आपकी वो डिवाइड हो रही थी इनटू टू ब्रांचेस। ठीक है। सो वही ऐसे ही यहाँ पर आपको याद रखना है कि लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा पे आपके ये जो किडनी है ये प्रेजेंट होती है। और ये कैसी होती है, यहाँ पे देख लो, बीन शेप्ड होती है और रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ठीक है। क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब इस किडनी की अगर अपन बात करें एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन में, इसकी लेंथ कितनी होती है, तो इसकी लेंथ जो है वो आपकी रेंज करती है 10 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है। लेंथ में कितनी है, 10 to 12 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर मैं विड्थ की बात करूं, सो ये आपकी है 5 to 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और वहीं पे अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करूं तो वो है आपकी 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तीन डायमेंशंस है, एक तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो लंबाई कितनी है, 10 to 12, चौड़ाई कितनी है, 5 to 7, और मोटाई कितनी है, 2 to 3 सेंटीमीटर। ये आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि जब अगर कोई सिंपल क्वेश्चन फ्रेम करना हो और उसे थोड़ा सा ट्विस्ट देना हो, तो इन्हीं नंबर को इधर उधर वैल्यू को इधर उधर करके आपको क्वेश्चन प्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसलिए ये जो जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, इनको आपको लर्न करना ही पड़ता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन। नाउ इन थिकनेस विद एन एवरेज वेट ऑफ 120 to 170 ग्राम। तो एक किडनी का वेट कितना होता है, 120 से 170 ग्राम तक। ठीक है। सो हमने क्या क्या पढ़ लिया कि हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके वन पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है, वन पेयर ऑफ यूरेटर प्रेजेंट होता है, वन यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। ठीक है। देन इसकी लंबाई कितनी होती है किडनी की, सिर्फ किडनी की बात करें तो वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। विड्थ की बात करें तो 5 to 7 सेंटीमीटर, और वहीं पे अगर अपन थिकनेस की बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है।
अब यहाँ पे आप एक ये स्ट्रक्चर देख रहे होगे क्रीमिश कलर का। सो ये बेसिकली आपके क्या है, एड्रीनल ग्लैंड है। क्या है, एड्रीनल ग्लैंड है। ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। इसके बारे में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अच्छे से इसके फंक्शन को स्टडी करेंगे। नाउ towards the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called hilum। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, या फिर मैं अगर ऐसे बात करूं यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे इसको हम बोलते हैं, ये वाला पार्ट जहाँ पे हमारा ये जो आपके आर्टरी और वेन्स जो हैं और जहाँ पे ये यूरेटर निकल रही है, उस वाले एरिया को हम बोलते हैं हाइलम। उस एरिया को क्या बोलते हैं, हाइलम। अच्छा, आप जब है ना सीड का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो वहां पे भी एक वर्ड आता है हाइलम, तो वो भी कुछ इसी तरीके का रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सेम गोज है। यहाँ पर हाइलम जो है, इससे आपके देख रहे हो ये आर्टरीज निकल रही है। ठीक है, आर्टरी निकल रही है, एंड यहाँ पर वेन भी निकल रही है, प्लस यहाँ पे यूरेटर भी निकल रही है। ठीक है, यूरेटर भी निकल रही है। सो दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस पर्टिकुलर नॉच इज कॉल्ड हाइलम। ठीक है, जहां से आपका यूरेटर, ब्लड वेसल और नर्व एंटर करती है या फिर निकलती है। वेन जो है, यूरेटर जो है वो निकलती है, आर्टरी जो है वो आपके अंदर जाती है। Now, inner to the hilum is a broad funnel-shaped space called the renal pelvis with project called calyces। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे और बात करें हाइलम के अंदर जाए, इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेसेस। यहाँ पर ये ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेसेस है जिसे हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। ठीक है, तो अगर आप इस वाले एरिया को देखोगे, यहाँ पर ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है इसे हम बोलते हैं क्या, एल्विस। ठीक है, ये जो ब्रॉड फनल शेप जैसा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, आपका पेल्विस। ठीक है। नाउ अब इसमें आपको प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं इस तरीके से, ये वाली जो प्रोजेक्शन दिख रही है, ये वाली इस तरीके से ये जो प्रोजेक्शन दिख रही है, इसको बोला जाता है क्या, आपके कैलाइसिस। क्या, रीनल कैलाइसिस या फिर सिंपल कैलाइसिस। ठीक है, सो दिस इज नोन एज योर कैलाइसिस। दिस पर्टिकुलर एरिया जिसमें प्रोजेक्शन हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, पेल्विस। क्या बोलते हैं, पेल्विस। ठीक है। नाउ द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज टफ कैप्सूल। आपके किडनी के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या, किससे बनी होती है ये एक टफ कैप्सूल से बनी होती है। ठीक है, हार्ड कैप्सूल से बनी होती है। ठीक है। अब inside the kidney there are two zones, an outer cortex and an inner medulla। ठीक है, सो यहाँ पर अगर ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे, ये वाला एरिया जो देखोगे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो मैंने शेड किया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज योर आउटर कॉर्टेक्स। ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स। एंड ये वाला जो स्ट्रक्चर है, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज योर मेड्यूला। दिस इज योर इनर मेड्यूला। इसको क्या बोलते हैं, इनर मेड्यूला। ठीक है, क्लियर दिखाने के लिए एक बार इसको कर देती हूँ। सो हाँ, ठीक है। सो दिस इज योर इनर मेड्यूला, और ये प्रोजेक्शंस क्या है, दिस इज योर कैलाइसिस। ये ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर क्या है, पेल्विस, रीनल पेल्विस। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, आउटर कॉर्टेक्स, और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक क्या है, इनर मेड्यूला। तो ये दो जोन्स में डिवाइड हो गया। टू जोन्स कौन सी, एक तो आउटर कॉर्टेक्स और एक इनर मेड्यूला। ठीक है। नाउ द मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस, जिसे आप क्या बोलते हो, मेड्यूलरी पिरामिड्स। अब आप यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर में गौर करोगे, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर जैसे पिरामिड्स जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। सो दीज पिरामिड्स आर नोन एज मेड्यूलरी पिरामिड्स। इनको क्या बोला जाता है, मेड्यूलरी पिरामिड्स बोला जाता है।
ठीक है, दीज आर नोन एज मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलाइसिस। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि हमने क्या क्या कहाँ पर मार्क किया है। दिस इज कॉल्ड योर हाइलम। यहाँ पर ये जो नॉच आ रही है इसको हम हाइलम बोलते हैं। ये ब्रॉड जो स्पेस दिख रही है इसको आपका पेल्विस बोलते हैं। यहाँ पर किडनी दो सेक्शंस में डिवाइड हो रही है। एक तो आपकी है इनर मेड्यूला और सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो आउटर कॉर्टेक्स। ये पिरामिड शेप्स हैं, इनको बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। और ये जो आपके अंदर प्रोजेक्ट आउट कर रहे हैं इनको बोलते हैं केलाइसिस। ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड ऑल्सो कि जो किडनी है वो एक टफ कैप्सूल से कवर्ड होती है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। The renal tubule begins with a double-walled cup-like structure called Bowman's capsule, जिसे आप क्या बोलते हो? Bowman's capsule बोलते हो। तो यहाँ पर आप अगर स्ट्रक्चर में देखोगे, so these are your this is your Bowman's capsule। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वाला, आई गेस नहीं दिख रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड। अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपको क्या, इसको क्या बोलते हैं? ये आपका बोमन्स कैप्सूल है। क्या है? बोमन्स कैप्सूल है। ठीक है, जो कि क्या अंदर रख रहा है? अपने ग्लोमेरुलस कैप्सूल। ठीक है, क्या? ग्लोमेरुलस कैप्सूल या ग्लोमेरुलस, इसे ग्लोमेरुलस कैप्सूल बोल लो या फिर इसे बोमन्स कैप्सूल बोल लो। जस्ट अ सेकेंड, आ गया। बोम इसे बोमन्स कैप्सूल भी बोल सकते हो आप, बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, और दूसरा आपका ये क्या एनक्लोज कर रहा है? दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज नोन एज योर ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, सो इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। किससे बनता है ये आपके सिर्फ और सिर्फ आर्टरी से बनता है। किससे? आर्टरी से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्टरी है, वेन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो क्या लिखा है यहाँ पर? encloses the glomerulus, glomerulus along with the Bowman's capsule is called the Malpighian body or the renal capsule, corpuscle, sorry। सो अगर मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये अगर हमारा बना क्या? बोमन्स कैप्सूल, इस तरीके से। ठीक है, दिस इज योर बोमन्स कैप्सूल। एंड अब हम इसमें बनाएंगे अपनी आर्टरी। ये हमारी आर्टरी आई इस तरीके से, एंड ये यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना। ठीक है, ये आपके नेटवर्किंग स्ट्रक्चर्स टाइप हैं, पतली पतली कैपिलरीज में इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी। सो ये आपका क्या हो गया? दिस इज योर ग्लोमेरुलस। इसे क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। इस पर्टिकुलर ये येलो वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे? बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, एंड इन दोनों को मिला के हम बोलने वाले हैं मैलपीजियन, मैलपीजियन कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड point, that is the tubule continue the further to form a highly coiled network, that is the PCT, proximal convoluted tubule। अब ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हो टिब्यूल का, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर तक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर मैं इसको सिंपल इस तरीके से बनाऊं, ये आपकी बन गई क्या? मालफिजियन बॉडी। ठीक है, एंड जस्ट अ सेकेंड, ये आपकी बनी क्या? मैलफिजियन बॉडी इस तरीके से। ठीक है,
एंड ये अगर मैं सिंपल ऐसे देखा हो और ये यहाँ पे ये लूप बना दिया, सो ये पर्टिकुलर एरिया क्या है, दिस इज योर PCT। क्या है ये, PCT। ठीक है, ये कैसा है, हाईली कॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ, सो दिस इज नोन एज योर हाईली कॉइल स्ट्रक्चर। अब मैंने यहाँ पे एक लूप बनाया है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हैनले या लूप ऑफ नेफ्रॉन। लूप ऑफ हैनले बेसिकली इसको आप, इसका जो क्वेश्चन आएगा वो लूप ऑफ हैनले से ही आएगा। ठीक है, सो इसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। अच्छा, तुम लोगों ने अगर लड़के हैं तो ऑब्वियसली रिलेट कर लोगे, बट लड़कों ने भी अपने बहन या मम्मी की देखी होगी कि उनके वो लोग एक पेन यूज करते हैं, जिसे हम जूड़ा पेन बोलते हैं, हेयर पेन बोलते हैं, वो कुछ इस तरीके से लगती है। ऐसे लगता है ना, यू शेप की एक पेन आती है ना, तो ये जो आपका लूप ऑफ हेनले है, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसलिए बता रही हूँ, इतना जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा गया है ना। इसके बाद आपके, अगर बात करें तो इस लूप ऑफ हेनले की दो पार्ट होते हैं, दैट इज एक होता है असेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग। ठीक है, एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और एक डिसेंडिंग, या ऐसे बोल सकती हूँ, एक असेंडिंग लिम्ब हो गया और एक डिसेंडिंग लिम्ब हो गई। ठीक है, नाउ a hairpin shaped Henle's loop is the next part of the tubule which has a descending and ascending limb. The ascending limb continues as another highly coiled structure called distal convoluted tubule. अगर किसी को डाउट हो रहा हो कि असेंडिंग कौन सी है और डिसेंडिंग कौन सी है, तो हम सिंपल याद रखा करो कि आपकी डिसेंडिंग वो होती है जो नीचे की तरफ जाती है और असेंडिंग वो होती है जो ऊपर की तरफ जाती है। डी फॉर डिसेंडिंग, डी फॉर डाउन। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गई आपकी ये, एंड असेंडिंग हो गई आपकी कौन सी, ये वाली। सो अगर मैं मार्क कर दूं, दिस इज योर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, एंड दिस इज योर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, सो क्या लिखा है यहाँ पर, द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कंटिन्यूज एज एन अनदर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जैसे आप क्या बोल रहे हो, DCT। तो ये वाला जो फर्दर अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से, इस पर्टिकुलर एरिया से लेके यहाँ तक का स्ट्रक्चर क्या बोलोगे, DCT। और अगर मैं इसको कंटिन्यू कर दूं, ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर आएगी, दैट इज योर DCT, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल बोला जाएगा। ठीक है, सो ये क्या हो गया आपका, DCT हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें पॉइंट, कि the DCT of many nephron opens into a straight tube called collecting duct, many of which converge and opens into a renal pelvis through a medullary pyramids into the calyces. The Malpighian corpuscles PCT, DCT of the nephron are situated in the cortical of the kidney, whereas the loop of Henle deeps into the medulla. So ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है सेम लाइन से। सो बेसिकली अब आपकी ये DCT जो है वो कहाँ आ जाएगी, कंडक्टिंग डक्ट में या कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, दिस इज नोन एज योर कलेक्टिंग डक्ट। इसको क्या बोलते हो आप, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हो। ठीक है, अब जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होगा वो इस कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए कहाँ आएगा, इधर यूरेटर में आएगा, एंड ये यूरेटर से आपका एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ आपको ध्यान देने वाली है कि आपके ये जो स्ट्रक्चर है, कौन सा, जो हमने बात करी थी, या एक नया डायग्राम बना लेते हैं अगर स्पेस हो तो, जस्ट अ सेकेंड, तो एक पेज ऐड कर लेते हैं।
सो अगर मैं बात करूँ आपके यहाँ पे डायग्राम की, तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि ये अगर हमारी किडनी है, ठीक है, ये हमारी किडनी है इस तरीके से, एंड दिस इज योर हाइलम पार्ट, ठीक है, और इसमें हमने डिवाइड कर लेना है इसको इनटू द इनर एंड द आउटर पार्ट, तो ये हमारी हो गई, ठीक है। अब इसमें एक लाइन गिवन है कि आपके जो क्या यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, इस तरीके से हमारी बोमन्स कैप्सूल या माल्फिजन कॉर्पसेस, ठीक है। फिर हमारी आती है क्या, पीसीटी, ठीक है। उसके बाद ये मेड्यूला में जाएगी आपकी लूप ऑफ हैनले, ठीक है, एंड देन आपका आ जाएगा डीसीटी, एंड देन ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और ये सब कहाँ, ये जो लूप ऑफ हेनले होगा, ये कहाँ होगा, एक मेड्यूलरी पिरामिड में, ठीक है। अब एक और गौर करने वाली बात है, हम जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसको एक प्लेन में, 2D प्लेन में हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि ये आपके हो गई क्या, मेल्फिजियन कॉर्पसेल्स, दिस इज योर पीसीटी, दिस इज योर लूप ऑफ हैनले, ठीक है, एंड दिस इज योर डीसीटी, एंड ये फिर फर्दर आपकी कलेक्टिंग डक्ट आ गई। लेकिन असल में क्या होता है, ये जो पीसीटी और डीसीटी होते हैं ना, ये एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। मतलब आपके पीसीटी एज इट इज रहेगा, डीसीटी जो है कलेक्टिंग डक्ट के साथ इसको ओवरलैप कर लेगा, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका स्ट्रक्चर। मैं बस समझाने के लिए आपको ये बना रही हूँ। ये हमारी हो गई क्या, पीसीटी, ठीक है। ये हमारी हो गई क्या, लूप ऑफ हैनले। अब ये लूप ऑफ हैनले ऐसे ना होते हुए ये यहाँ मुड़ जाएगी इस तरीके से, ठीक है, और ये ओवरलैप कर लेगी इस तरीके से पीसीटी को, एंड ये फॉर्म करेगी क्या, फर्दर कलेक्टिंग डक्ट। इस तरीके से आपकी ये प्रेजेंट होती है असल में, ठीक है। ये तो हम 2D में बना देते हैं, एक्चुअल में 3D में पीसीटी और डीसीटी एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ठीक है। सो अगर अपन आगे चले, यहाँ पॉइंट कवर करें, सो malphizian corpuscles, PCT, DCT of the nephron are situated in the cortical region। कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट है। वहीं पे अगर अपन लूप ऑफ हैनले की बात करें, तो वो मेड्यूलरी पिरामिड में डिप कर रहा था या फिर मेडुला में डिप कर रहा था। इन मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हैनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, ठीक है। सो आपके कुछ नेफ्रॉन्स में क्या होता है कि जो लूप ऑफ हैनले होती है वो बहुत छोटी होती है और वो डीप मेड्यूला में नहीं जा पाती, बहुत कम जाती है, ठीक है। सो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ नेफ्रॉन को हम जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कहते हैं। क्या, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। In some of the nephron, the loop of Henle is very long and run deep into the medulla. ठीक है। सो कभी कभी आपके कुछ नेफ्रॉन्स जो हैं उसमें अगर अपन बात करें लूप ऑफ हेनले की, तो वो आपके कहाँ तक जाते हैं, बहुत डीप तक जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर, और इस टाइप के नेफ्रॉन्स को हम कहते हैं कॉर्टिकल, सॉरी, अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर वर्ड की, ये वाले जिसमें लूप ऑफ हैनले जो है वो बहुत शॉर्ट रह जाता है, उसको बोलते हैं हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और इन जो जिसमें आपके लूप ऑफ हैनले बहुत डीप जाता है मेडुला में, उसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। क्या, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक। सो these nephrons are called juxtamedullary nephron।
ये हमारे 2 टाइप के नेफ्रॉन हो गए। तो अगर मैं जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की बात करूँ, तो इसमें लूप ऑफ हेनले डीप जाएगा और वहीं पे अगर मैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करूँ, तो इसमें जो नेफ्रॉन है, वो आपका कॉर्टेक्स तक या फिर ऐसे बोल सकते हैं बहुत कम मेडुला तक जाता है। क्या? लूप ऑफ हेनले। So, the efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपके पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ देखोगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो हमारे टिब्यूल्स के अराउंड जो कैपिलरीज फॉर्म हो रही हैं, उनको हम बोलेंगे क्या? आपके पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। ठीक है। और वहीं पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो लूप ऑफ हेनले के अराउंड जो कैपिलरीज हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? वासा रेक्टा। क्या बोलेंगे? वासा रेक्टा। ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ A minute vessels run network run parallel to the loop of Hanle, वो भी U shaped के होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वासा रेक्टा। एंड वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन वैसे भी छोटा सा ही लूप ऑफ हैनले होता है, तो या तो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड होगा अगर प्रेजेंट होगा, या तो बिल्कुल ही एब्सेंट होगा। क्या? वासा रेक्टा। ठीक है, किसमें? कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड इसी तरीके से रिवीजन करने के लिए मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच।